Hi guys. So let us now start with chapter number 10, that is supply. But before starting this chapter, I would want to you people to complete chapter number 9, that is demand first, because काफ़ी कुछ होगा जो इसमें similar होने वाला है. So if you haven't watched and completed that chapter, go complete that chapter. I will put the link in description and then come back to this chapter. Okay, so supply में what will we be doing? थोड़ा सी लेंदी है. There are 10 topics since it is chapter number 10. So meaning है, stock and supply है, factors affecting individual supply, schedule, law, curve, shape, market supply, schedule, factors affecting market supply. But I have broke down this chapter into three parts. First part में we will be covering meaning, stock and supply, and factors affecting individual supply. So let's get into the chapter. जैसे हमने चैप्टर 9 में डिमांड के बारे में पढ़ा था, उसका अगर हम अपोजिट करते हैं तो सप्लाई के बारे में सब समझ में आ जाएगा. प्लीज़ इग्नोर माई ड्राइंग. नाउ बायर का जब हमने देखा था, तो बायर क्या करेगा, हमेशा डिमांड करेगा. हमने वर्षा के बारे में पढ़ा था चैप्टर 9 में, राइट. तो वर्षा कोई भी सामान जैसे मैंगोज थे या एनी गुड, वो डिमांड कर रही थी, यानी कि उसको वो गुड्स चाहिए थे. जब हम बायर के व्यू पॉइंट से पढ़ेंगे तो उसको बोला जाएगा डिमांड. और वेयर एज जो बेच रहा होगा, जो सेलर होगा, उसके व्यू पॉइंट से जब हम देखेंगे तो वो होगा सप्लाई. हमेशा बायर डिमांड करेगा कि मुझे गुड्स चाहिए, और हमेशा जो सेलर होगा वो सप्लाई करेगा, यानी कि वो बेचेगा कि ये गुड्स मेरे पास है बेचने के लिए. जो भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं वो होगा सप्लायर के व्यू पॉइंट से, दैट इज सेलर. मीनिंग ऑफ सप्लाई. We should not confuse between availability of a commodity in the market and supply of that commodity. They are not the same. Even if a commodity is available, it does not mean that it has been supplied. बेसिकली हम क्या देखेंगे कि सप्लाई जो होता है वो कोई चीज़ अवेलेबल होना और सप्लाई होना, देयर इज़ अ डिफरेंस. मतलब अगर हम बोलते हैं सामान कोई मार्केट में अवेलेबल है, मतलब ऑलरेडी है, ठीक है. अभी जैसे मैं बात करूँ, सैनिटाइज़र्स है, मास्क है, यू टेक एनी एग्जाम्पल, कोई भी प्रोडक्ट है जो मार्केट में अभी बहुत अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो सप्लाई हो रहा है, राइट. तो सप्लाई क्या है? सप्लाई ऑफ ए कॉमोडिटी इज द क्वांटिटी of a commodity that a seller offers for sale at a given price at a given time. यानी कि इसमें भी हम तीन चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे हमने डिमांड में देखा. इफ़ you have not done with chapter number 9, don't jump on to chapter number 10, because ये दोनों chapters are really interrelated बहुत ज़्यादा. मतलब जितना डिमांड अच्छे से समझ आएगा उतना ही तुम्हें सप्लाई समझ में आएगा. इसमें भी वो तीनों चीज़ें, क्वांटिटी है, प्राइस है, टाइम पीरियड है, तीनों चीज़ें होगी तभी वो माना जाएगा सप्लाई है. पर हम किसके व्यू पॉइंट से देखेंगे इस बार? वी आर सीइंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ए सेलर एंड नॉट द बायर. द क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल, ये होना चाहिए. सेकंड क्या होना चाहिए? प्राइस होना चाहिए ऑफ द कॉमोडिटी गिवन इन द मार्केट at which seller is willing to sell that quantity of the commodity. And third, the time period during which the seller is willing to sell that quantity. मतलब ये तीनों चीज़ें जब अवेलेबल होगी तभी हम बोलेंगे कि वो सप्लाई है. अगेन डीप जाएंगे तो समझेगा हमें एग्जाम्पल के थ्रू. लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स नाउ. Ganga Singh sold 120 liters of milk at a price of ₹25 per liter ड्यूरिंग लास्ट वीक. अब इसमें कौन सी तीन चीज़ें हमें देखनी है? क्या इसमें क्वांटिटी आ गई? यस आ गई. 120 लीटर्स गंगा सिंह ने सेल किया मिल्क. प्राइस कितने का था? 1 लीटर का प्राइस वॉज ₹25. और कब बेचा? लास्ट वीक. तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें आ गई, देयरफॉर दिस बिकम्स अवर सप्लाई, राइट. सेम डिमांड की तरह, राइट. Next example, the fruit seller sold 600 kg of apples during past 15 days at ₹50. हमें यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी कि सोल्ड लिखा हुआ है, राइट. यहाँ भी सोल्ड है, अगेन सोल्ड, अगेन सोल्ड, मतलब ये एक्चुअली हुआ है, सेल हुई है चीज़ें. देयरफॉर ये क्या मानी जाएगी? सप्लाई मानी जाएगी. अगर वो सिर्फ मार्केट में अवेलेबल होता पर सेल नहीं होता, तब तक हम नहीं बोलेंगे कि वो चीज़ सप्लाई हुई है, ठीक है. फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज गंगा सिंह ने सेल किया मिल्क, सोल्ड. फ्रूट सेलर ने सेल किया फ्रूट्स. इसमें भी इफ़ वी सी, एक तो क्वांटिटी है, राइट, डेज है और प्राइस है. अगेन इसमें 8 क्विंटल्स क्वांटिटी है शुगर का,
प्राइस है, एंड अगेन इन 1 डे है, और यहाँ पे भी सोल्ड 300 क्विंटल्स राइस, 2300 पर क्विंटल और मंथ ऑफ अगस्त। तो ये तीनों चीज़ें जब सेटिस्फाई होगी, क्वांटिटी होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए, तब वी कैन से दैट इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। बट ये तीनों चीज़ें किसके व्यू पॉइंट से होगी? सेलर के व्यू पॉइंट से। अगर ये तीनों चीज़ें बायर के व्यू पॉइंट से होती है देन इट विल बी डिमांड, पर ये तीनों चीज़ें जब सेलर के व्यू पॉइंट से होगी तो ये क्या बन जाएगा? सप्लाई बन जाएगा। सिंपल। नाउ स्टॉक एंड सप्लाई, स्टॉक एंड सप्लाई। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई? The total quantity of a commodity available with the seller at a particular point of time is called stock. हमने जो ऊपर देखा कि सप्लाई क्या नहीं है, ठीक है, ये क्या था? अवेलेबिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इन द मार्केट। ये सप्लाई नहीं है, तो क्या चीज़ सप्लाई है? जो चीज़ें बेची जाती है। सो देयर इज अ डिफरेंस। ऑन द अदर हैंड, सप्लाई इज द पार्ट ऑफ स्टॉक इन द कमोडिटी दैट द सेलर इज रेडी टू सेल एट some given price during a given time period. इफ़ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली तो तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा, अदरवाइज यू विल से कि इन दोनों के बीच में क्या ही डिफरेंस है। यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लाई स्टॉक के लिए पर्टिकुलर पॉइंट। जब कोई चीज़ स्टॉक होती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं। मतलब अगर मैं कोई चीज़ 31 जनवरी को देखती हूँ कि क्या मार्केट में 31 जनवरी को मार्केट में कितना सामान पड़ा है मेरा, ठीक है। अगर मैं सेलर हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरे जो शॉप है उसमें 31 जनवरी पे कितना सामान पड़ा है, सो इट बिकम्स द स्टॉक। पर सप्लाई क्या होगा? अगर मैं बोलती हूँ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यानी कि एक साल में, पूरे एक साल में मैंने कितना सामान बेचा, वो अगर मैं मेजर करती हूँ तो वो बन जाता है मेरा सप्लाई। ओके। Therefore, stock is measured at a particular point of time, whereas supply is measured over a period of time. सो अगेन आई रिपीट क्विकली क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर मैं कोई चीज़ सपोज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करती हूँ, मैंने एक सामान का मेरा जो देखना था मुझे मेरे शॉप में कि 1 जनवरी को, या कोई भी डेट ले लो, 15 जनवरी हो गई या 1 फेब हो गया, तब मेरे सामान कितना पड़ा है, आई एम सीइंग दैट, तो दैट बिकम्स द स्टॉक। पर अगर मैं देखती हूँ कि मैंने एक साल में कितना सामान बेचा है या एक महीने में कितना सामान बेचा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सप्लाई। Now, I hope you got it. So, supply is a flow. Stock is measured at a particular point of time, whereas supply is measured over a period of time. Remember, period of time can be a week, a month, a year, or many years. टेक एग्जाम्पल, ये एक ग्रेन मर्चेंट है, ठीक है। उसने सप्लाई किया 300 क्विंटल्स ऑफ राइस एट 2300 पर क्विंटल इन द मंथ ऑफ अगस्त। लेट अस से दैट मर्चेंट प्रोक्योर्ड 820 क्विंटल्स ऑफ राइस ऑन फर्स्ट डे ऑफ अगस्त। तो अब मुझे बताओ, जब फर्स्ट डे ऑफ अगस्त की इन्फॉर्मेशन दे दी जा रही है हमें, वो क्या बन जाता है? हमारा स्टॉक, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम का बता रहे हैं। whereas this was called the stock. पर year 1st August 2011 is the point of time at which stock has been measured. तो उस दिन अगर हमने मेजर किया कि 1st August को कितने क्विंटल्स ऑफ राइस पड़े हुए हमारे स्टॉक में, सो दैट बिकम्स अवर स्टॉक। बोलूँ कि स्टॉक कॉन्सेप्ट की बात करें तो 1st August में जितना सामान एक सप्लायर के पास पड़ा हुआ था वो बन जाएगा स्टॉक। एंड फ्लो कॉन्सेप्ट यानी कि पूरे अगस्त में एक सप्लायर ने कितना सेल किया, तो वो बन जाएगा सप्लाई। अब यहाँ पे अगस्त के बदले कोई ईयर भी हो सकता है, कोई वीक भी हो सकती है, डजेंट मैटर। पीरियड ऑफ टाइम कितना भी हो सकता है, 3 दिन 4 दिन, पर एक दिन, एक पॉइंट ऑफ टाइम की अगर हम बात करेंगे सो दैट बिकम्स द स्टॉक। पर अगर हम एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे सो दैट बिकम्स द फ्लो कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलेंगे सप्लाई। नाउ the supply of 300 quintals at a price of 2300 during August was the flow. Since there are 31 days in August, we term it as a period of time during which the supply has been measured. Over these 31 days, the merchant sold some amount every day, which, if added, becomes 300 quintals at the end of the month at a given market price. Okay, अगर उसने कभी 4 क्विंटल बेचा हो, कभी उसने 100 क्विंटल बेचा हो, तो दैट डजेंट मैटर, पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कितना बेचा है वो हम देखेंगे, और दैट विल बी टर्म्ड एज सप्लाई। सो सप्लाई इज ए पार्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ ए कमोडिटी। तो जो स्टॉक होता है उसी का पार्ट सप्लाई बनता है। ऑफकोर्स कोई सामान जब शॉप पे पहले आएगा वो स्टॉक बनेगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, और फिर वो बेचा जाएगा। सो सप्लाई कहाँ से आ रहा है? स्टॉक के उसमें से ही सप्लाई निकल के जाता है। डायरेक्टली ऐसे नहीं जाता है, वरना शॉप्स जो होती है, रिटेल शॉप्स, उनका कोई काम ही नहीं होता।
सो होलसेलर से रिटेलर के पास जो आता है ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो चलेगा, बट द कॉन्सेप्ट इज़ कि जो भी हम शॉप से सामान लेने जाते हैं, जो भी हमारे घर के आसपास होती है, वो सामान कहाँ से ला रहे होते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं से ला रहे होते हैं, अपने पास स्टॉक रखते हैं उसका, एंड अल्टीमेटली दे सेल इट टू अस. सो नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई. जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड का भी देखा था. इफ़ यू रिमेंबर, राइट इट डाउन इन द कमेंट्स. आई एम नॉट टेलिंग, 4 थे वहाँ पे. डू लेट मी नो कौन से थे इफ़ यू रिमेंबर दैट टू विदाउट सीइंग. ओके, सो सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई. प्राइस ऑफ ए कमोडिटी. Price of the commodity is an important determinant of supply of a commodity. When a producer produces a commodity, he incurs a lot of expenditure on factors of production and raw material, विच वी कॉल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ये हमने अच्छे से देखा है फार्मर वाले एग्जाम्पल में कि फार्मर ने कितने सारे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंकर किया, फिर जाके वो उसको बनाता है सामान को, और फिर वो प्रोड्यूस करने के बाद बेचता है. तो जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगता है, उनसे कैसे सप्लाई इफेक्ट हो सकता है. ही कैन रिकवर दीज बाई सेलिंग द प्रोडक्ट. और ये जो होता है फार्मर का, हमने देखा था वो कोई क्रॉप ग्रो करता है, आगे जाके उसको बेचता है, फिर उससे सामान बेचने से उसको जो पैसे मिलते हैं उससे वो प्रॉफिट अर्न करता है या से रेवेन्यू अर्न करता है. सिंस प्राइस इज ऑल्सो द एवरेज रेवेन्यू, ये भी हमने देख रखा है. हायर द प्राइस, हायर विल बी एवरेज रेवेन्यू, एंड अकॉर्डिंगली हायर विल बी टोटल रेवेन्यू. मतलब कि अगर उसको कॉस्ट ज़्यादा लगेगी रॉ मटेरियल्स खरीदने की, तो उतना ही ज़्यादा प्राइस किसका होगा, सप्लायर का होगा. सो क्या हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है? ऑफ कोर्स. मतलब हायर द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, राइट, हायर द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, हायर विल बी द प्राइस ऑफ supply, and higher will be the revenue. So price is a very important determinant of supply. Next, technology of production. An improvement in technology of production reduces the cost of production per unit, which increases margin of the profit. तो अभी क्या होगा, जब जब कॉस्ट कम होगा तब तक प्रॉफिट ज़्यादा होगा. मतलब अगर कोई सामान मैं बनाती हूँ से, अगर मैं कोई सामान 10 रुपीज़ में बना देती हूँ, ठीक है, और फिर मैं उसको जाके 20 में बेचती हूँ, सो माई प्रॉफिट विल बी 10. पर अगर मैं कोई सामान सस्ता बन जाए, अगर मेरी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो और वो सामान को मैं 8 रुपीज़ में बना दूँ एंड देन आई सेल इट एट 20, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 12. सो 10 से ज़्यादा क्या हो गया, 2 रुपीज़ बढ़ गए, 12 हो गया. सो दिस द डिफरेंस कम्स बिकॉज ऑफ इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी. तो अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी हमारा कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट कम होगा हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा. आई एम टॉकिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ए सप्लायर, दैट इज सेलर. This induces the firm to supply more of quantity with the use of improved technology. On the other hand, if firm uses old, inferior technology, it increases the cost of production. Simple है again. से मैं कोई सामान बनाती हूँ और उसका मुझे प्राइस लगता है 10 कॉस्ट, ठीक है, मैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है 10 रुपीज़, देन मैं उसको आगे जाके बेच रही हूँ 20 रुपीज़ में, ठीक है. पर अगर मेरी टेक्नोलॉजी बहुत बेकार है और वो बनाने में उसको इतना खर्चा लग जाता है, मुझे उसको बार बार रिपेयर कराना पड़ता है, तो मेरा जो कॉस्ट है वो 15 हो जाता है. कोई सामान बनाने का मेरा जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ बन जाता है. एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, से आई मेक शर्ट्स, मैं एक शर्ट के प्राइस की बात कर रही हूँ, से वो 10 रुपीज़ लगता था, पर टेक्नोलॉजी ख़राब होती गई, उस वजह से रिपेयर करने में बार बार मेरे पैसे खर्च हो रहे, जिससे कॉस्ट हो जाता है 15 रुपीज़. सो 15 है पर मेरा रेवेन्यू कितना आएगा, 20 आएगा. देयरफॉर प्रॉफिट पहले मेरे को 10 मिल रहा था, अब मेरा प्रॉफिट 5 हो गया. सो दिस हैज़ बिन रिड्यूस्ड. तो बेटर द टेक्नोलॉजी, better will be the revenue. This induces firm to supply more of a commodity with use of improved technology. On the other hand, if firm use old and inferior technology, it increases the cost of production per unit and reduces the profit margin, which leads to decrease in supply. तो मतलब इससे क्या हुआ, अगर टेक्नोलॉजी हाई होगी, अच्छी होगी, ठीक है, तो हमारा जो कॉस्ट है वो क्या होगा, कम होगा. कॉस्ट कम होगा तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हम सप्लाई भी ज़्यादा करेंगे, राइट. नाउ प्राइस ऑफ इनपुट्स, जो हमने रॉ मटेरियल की कब से हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया वीट, ब्रेड. जो वीट होता है उससे ब्रेड बनता है, राइट. तो अगर सपोज अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग आइसक्रीम, ओके, दे हैव टेकन एग्जांपल ऑफ आइसक्रीम, डजंट मैटर, आई हैव ड्रॉन दैट वे. नाउ मिल्क और आइसक्रीम का लेते हैं. Suppose a firm is producing ice cream. If the price of milk falls, the cost of production per unit of ice cream will fall. It will lead to increase in margin of profit per unit. So firm will increase the supply of ice cream. अगर मुझे आइसक्रीम बनाने के लिए मिल्क चाहिए और मिल्क का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है, मिल्क के प्राइसेस कम हो गए, सो उससे क्या होगा, आई बाई मोर ऑफ मिल्क, आई मेक मोर ऑफ आइसक्रीम, जिससे क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे और अल्टीमेटली रेवेन्यू हमारा जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा एंड सप्लाई भी इंक्रीज़ होगा.
On the other hand, if price of milk increases, cost of production per unit will increase. It will lead to decrease in margin of profit and firm will decrease the supply of आइसक्रीम. और मिल्क के प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो आइसक्रीम का सप्लाई है वो कम हो जाएगा. ये सेम एग्जांपल जो हमने ऊपर लिया था वैसा एग्जांपल ले सकते हैं, राइट. से पहले मिल्क का प्राइस था 20 रुपीज़, ठीक है, और मेरी आइसक्रीम मैं 30 में बेच रही हूँ तो मेरा प्रॉफिट आ रहा था 10 रुपीज़ का. देन मिल्क के प्राइसेस हो गए 25 रुपीज़. अब मैं बना रही हूँ 30, मेरा जो रेवेन्यू है वो कम हो गया, 5 हो गया, प्रॉफिट कम हो गया. सो देयरफॉर व्हाट आई विल डू इज आई विल डिक्रीज द सप्लाई. नाउ thus if price of an input used in production of a commodity falls it leads to decrease in cost of production. मतलब अगर कोई प्राइस कम हो जाता है किसी चीज़ का, रॉ मटेरियल का, तो हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा पर प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगी. और ऑन द अदर हैंड सेम चीज़ लिखी है कि इंक्रीज इन प्राइस हुआ अगर तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा और सप्लाई कम होगा. तो इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है. मेक श्योर यू ऑलवेज कंपेयर कि क्या बताना चाह रहा है. जब भी फैक्टर्स आएंगे तो कहीं ना कहीं हम रिलेशनशिप डेवलप कर पाते हैं. जैसे यहाँ पे प्राइस ऑफ इनपुट के साथ हम किसका रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, सप्लाई का. तो अगर प्राइस ऑफ इनपुट होगा कम होगा तो हमारा सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. नाउ next is price of other related goods. Supply of a commodity is also influenced by the price of other related goods. Let us suppose that a farmer produces two goods, wheat and rice. एक farmer है वो दो टाइप के goods produce करता है, wheat भी बनाता है, rice भी produce करता है, जितने resources हैं उनके साथ. If the price of rice increases, it will be more profitable for the farmer to produce more of rice. अब अगर प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेज, यानी कि प्राइस ऑफ राइस मतलब जब मार्केट में राइस का जो प्राइस चल रहा है ना वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है, तो क्या हुआ, अब वो क्या सप्लाई करेगा, ज़्यादा राइस बनाएगा ताकि लोग ज़्यादा वो खरीद रहे हैं, उसको पता है प्राइस ज़्यादा है, लोग वो डिमांड कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा बनाएगा जिससे उसका प्रॉफिट ज़्यादा है. देन फार्मर विल डाइवर्ट हिज रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वीट टू प्रोडक्शन ऑफ राइस. वो करेगा वीट वाले काम भी, वो क्या कर देगा, अब सारे रिसोर्सेज को राइस में डाल देगा सो दैट उसका वीट का भले ही कम हो चलेगा प्रोडक्शन, ही वांट्स मोर आउट ऑफ राइस, तो वो राइस ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएगा. As a result, the supply of rice will increase and that of wheat will decrease. On the other hand, अगर fall in price of rice हो जाता है, राइस का जो भाव है मार्केट में वो कम हो जाता है, तो वो राइस कम प्रोड्यूस करेगा और वीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा. सिंपल. अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है, मार्केट प्राइस की बात हो रही है यहाँ पे, इनपुट की बात नहीं हो रही है. अल्टीमेटली जो सेल, उसका जो सेलिंग प्राइस होता है वो उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो अगर राइस का प्राइस ज़्यादा है मार्केट में तो उसकी जो सप्लाई होगी वो भी ज़्यादा होगी. डिमांड में उल्टा होता है, अगर प्राइस ज़्यादा हो रहा होता है तो वो चीज़ें हम कम डिमांड करते हैं, पर जो सेलर होता है वो हमेशा प्रॉफिट चाहेगा अपना, तो जब भी प्राइस ज़्यादा होगा तो वो चीज़ें ज़्यादा सप्लाई करेगा सो दैट ही अर्न्स ग्रेट प्रॉफिट. नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म. Different firms have different objectives. Some firms have an objective to maximize their profit, whereas some firms have an objective of maximizing sales. कोई कोई फर्म्स होती है, फर्म्स यानी कि यू कैन से जो सामान बनाती है, राइट, प्रोड्यूसर जो होते हैं. तो कोई कोई प्रोड्यूसर का काम होता है कि वो लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, कोई लोग का प्रोड्यूसर का काम होता है कि वो लोग ज़्यादा सेल्स करें. सम अदर फर्म्स में हैव ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज देयर गुडविल. गुडविल यानी कि उनकी वैल्यू, जो जिस नाम से वो जान पहचान, मतलब लोगों के सामने उनकी जो इमेज, राइट, ब्रांड की जो इमेज होती है वो बोल सकते हो गुडविल, प्रेस्टीज. एंड सम में हैव ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लाइक यानी कि कुछ कुछ फर्म्स को होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय को रखें हमारे यहाँ. Now, some firm having an objective of increasing sale may supply more of a commodity even at a low price. यानी कि जो फर्म्स होती है जिनका उनका मेन एम होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है, नहीं फ़र्क पड़ता है प्राइस कम में बिक रहा हो ज़्यादा में बिक रहा हो, हमें हमारा सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा रखना है. सो वो क्या करेगी, सेल करेगी जब प्राइसेस कम हो तभी भी. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म पे भी डिपेंड करता है कि सप्लाई कैसी है. Supply of a commodity is influenced by the priority given to the objective by the firm and readiness to sacrifice the one for other. मतलब कोई जो फर्म होती है वो चाहती है मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो, तो वो नहीं देखेगी गुडविल ख़राब हो रही है, उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो फर्म को उसको नहीं फ़र्क पड़ने वाला कि एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं या आ रहे हैं, उनको सिर्फ मतलब होगा सेल्स से. सो स्टूडेंट्स के भी ऐसे अलग अलग हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ पास होना है, राइट. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको अच्छे मार्क्स से पास होना है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रैंक लाना है, दे वांट टू स्कोर बैड, मतलब एकदम एकदम वेरी हाई मार्क्स, दे जस्ट वांट टू स्कोर बी इन द टॉपर्स लिस्ट. तो ऐसे अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती है, राइट.
वैसे ही फॉर्म्स की प्रायोरिटी होती है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, हमें सेल्स में रहना है, हमें एम्प्लॉय को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को एम्प्लॉय करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुडविल बनानी है, मतलब हमारा सेल्स भी कम होगा तो चलेगा पर हमारा मार्केट में वैल्यू अच्छी बनी रहनी चाहिए। सो जो फॉर्म को सप्लाई ज़्यादा करनी होगी ऑफकोर्स उसका जो सप्लाई होगा वो ज़्यादा होगा। Lastly, government policy. Government policy also influences the supply for a commodity. For example, if the government increases the rate of value added tax या sales tax, which has now become, अभी ये value added sales tax नहीं है, अभी ये हमारा क्या हो गया है, this is GST. Now it has been GST, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। तो अगर गुड्स एंड सर्विस टैक्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट विच विल डिक्रीज द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। तो आप जाते हो कि सामान लेना, ठीक है, तो यू विल सी से तुम रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने, तो नीचे वो लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी लगाते हैं, या ये तुम कोई सामान मंगाते हो, कुछ कुछ चीज़ों में ऑलरेडी लगा हुआ होता है उसमें, या कुछ कुछ चीज़ों में ऊपर से लगा के देते हैं, तो उससे वो जो कॉस्ट होता है बढ़ जाता है, ठीक है, प्राइस इंक्रीजेस। तो उससे वो लोग सप्लाई कम करेंगे। अगर जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट, उतना ही सप्लाई कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि ऑलरेडी इतना कॉस्ट लग रहा है हमारा, ऊपर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इंक्रीज होता जा रहा है, तो सप्लाई वो कम कर देगी। ऑन दी अदर हैंड, अ रिडक्शन इन टैक्स विल डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसलिए वो लोग सप्लाई ज़्यादा करेंगे। सिंपल। अगर टैक्स ज़्यादा होगा तो सप्लाई क्या होगा, कम होगा, एंड वाइस वर्सा, टैक्स कम होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगा। दिस वॉज इट फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, राइट। हमने क्या क्या देखा इस पार्ट में? वी सॉ व्हाट इज सप्लाई, हमने स्टॉक और सप्लाई का डिफरेंस देखा, देन वी सॉ फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई, एंड डन फॉर द वीडियो। And yes, I had an important information to share. Those who haven't joined the Telegram channel, I request them to do so because I share everything there, right? Like asking you people regarding chapters. I wanted to ask you कि मुझे कैसे जाना चाहिए priority I should be giving to serial wise, मतलब मुझे 10 से फिर 11 बनाना चाहिए chapter, then 12 ऐसे जाना चाहिए, और I should be doing in a way that जो important chapters है which has high weightage उनको मैं पहले priority दूँ. So many people say that they have exams in April, therefore I'm asking this. So if you haven't joined Telegram, do join it so that you stay updated regarding all the videos I upload on the channel. Let me know if you are able to understand the chapter. Is there any problem you are facing? You can just comment down below and tell me, right? And keep studying. Happy learning.